हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी चैप्टर वाइज एमसीक्यूज के बारे में, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। और ये क्लास 1 है, जिसमें हम जो है वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत से पहले जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा या फिर ब्रिटिश क्राउन के द्वारा जो है वो डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स लागू किए गए थे, उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज हम इसमें डिस्कस करेंगे। और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जो भी चैप्टर आपके चलते रहते हैं उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज को हम डिस्कस करेंगे। तो किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए बहुत सूटेबल ये जो है वो सीरीज रहने वाली है। अगर आपको पसंद आती है तो जरूर आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन को यहां पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू ब्रिटिश पॉलिसीज इन इंडिया द लैक्स लॉसी एक्ट ऑफ 1850 इज रिलेटेड टू व्हाट। ठीक है, मतलब यहां पर सिंपल पूछा गया है कि जो आपका लैक्स लॉसी एक्ट था, जो कि कब आया था, 1850 में आया था, वो किस चीज से रिलेट करता है। तो सबसे पहले तो भाई क्वेश्चन से ही आपको एक चीज समझ आ गई होगी कि भाई ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो लैक्स लॉसी एक्ट था वो कब आया था। तो 1850 में आया था। हालांकि इसको जो प्रपोज किया गया था वो 1845 में किया गया था, बट जो इसको इंट्रोड्यूस किया गया वो 1850 में किया गया। ये चीज तो आई थिंक सबको समझ आ गई। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है भाई किस चीज से रिलेट करता था। लोअरिंग द एज लिमिट ऑफ रिक्रूटमेंट इन पब्लिक सर्विस, जो पब्लिक सर्विस थी उसमें एज को, मतलब रिक्रूटमेंट की एज को लोअर करना, स्लेवरी को इंडिया में एबोलिश करना, ठीक है, राइट टू इनहेरिट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बाय क्रिश्चियन कन्वर्ट्स, या फिर ह्यूमन सेक्रीफाइस अमंग ट्राइबल्स को बैन करना। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका थर्ड। ठीक है, यानी कि जो आपके लोग होते थे जो क्रिश्चियन धर्म को अपना लेते थे, उनको जो है वो पैतृक संपत्ति में अधिकार देना, इस एक्ट में इस चीज के बारे में जो है वो दिया गया था। लैक्स लॉसी एक्ट यानी कि राइट टू इनहेरिट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बाय क्रिश्चियन कन्वर्ट्स, एक तरीके से क्रिश्चियन धर्म को बढ़ावा देने के लिए कि अगर आप क्रिश्चियन धर्म अपना लेते हो तब भी आपको जो है आपकी पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया जाएगा। तो ये चीज थी आपकी लैक्स लॉसी एक्ट के बारे में। ठीक है, कब आया था? 1850 में जो है वो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ये आपको यहां पर याद रखना है। आई होप आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, आपको जो पेयर्स दिए गए हैं उसको कंसीडर करना है और उसके बाद बताना है कि कौन सा इनमें से सही मैच होता है। सिर्फ 1 मैच हो रहा है, सिर्फ 1 एंड 3 मैच हो रहा है, 2 मैच हो रहा है, या 1 2 3 सभी जो है वो मैच हो रहा है। तो एक बार देख लेते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में क्या दिया गया है कि इंट्रोडक्शन ऑफ पोर्टफोलियो सिस्टम। सेकंड क्या दिया गया है? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। और थर्ड दिया गया है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 एन एलिमेंट ऑफ द डायरेक्ट इलेक्शन वाज एडेड। ठीक है, मतलब यह बताया गया है कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में सेपरेट इलेक्टोरेट्स या अलग से निर्वाचन क्षेत्र को ऐड किया गया था। और इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में इनडायरेक्ट इलेक्शंस को ऐड किया गया था। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें, एक एक करके बात करते हैं। देखिए, 1861 जो आपका इंडियन काउंसिल एक्ट था उसमें इंट्रोड्यूस किया गया था पोर्टफोलियो सिस्टम को। ठीक है, पोर्टफोलियो सिस्टम को जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो किसमें किया गया था? वो आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में किया गया था। तो पहली स्टेटमेंट तो सही है। इसके अलावा भी कुछ और देख लेते हैं। ठीक है, एक तो आपका पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। सेकंड क्या था? जो वायसराय होते थे उनको 3 इंडियंस को नॉमिनेट करने का अधिकार मिल गया था। 3 इंडियंस को, मतलब काउंसिल में वो 3 इंडियंस को नॉमिनेट कर सकते थे। और 1862 में वायसराय ने जो है वो 3 इंडियन को नॉमिनेट किया था। कौन कौन से थे? एक तो थे आपके बनारस के राजा, बनारस के राजा हो गए। सेकंड थे पटियाला के महाराज, ठीक है, और तीसरे थे सर दिनकर राव। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो 1861 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट था, सबसे पहले तो उसमें पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। सेकंड, 1862 में इसी एक्ट के तहत वायसराय ने जो है वो 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया था काउंसिल में। एक तो बनारस के राजा थे, पटियाला के महाराज थे, और सर दिनकर राव थे। ये आपको यहां पर याद रखना है। सेकंड क्या आता है? सेकंड आता है आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। अब इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में क्या होता है? इसमें जो है वो इनडायरेक्ट इलेक्शंस को ऐड किया जाता है। इनडायरेक्ट इलेक्शंस को जो है वो यहां पर ऐड किया जाता है। तो यहां पर तो दिया गया है सेपरेट इलेक्टोरल, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट हमारी जो है वो गलत है। इनडायरेक्ट इलेक्शंस को कब ऐड किया गया था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में जो है वो ऐड किया गया था। इसके अलावा दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूं। बजट आप सभी को पता ही है, बजट पर मेंबर्स को, ठीक है, जो भी मेंबर्स होते थे काउंसिल वगैरह के, उनको जो है वो क्वेश्चन पूछने का अधिकार, कि जो मेंबर्स हैं वो बजट पर क्वेश्चन पूछ पाएंगे, इसका अधिकार भी जो दिया गया था वो किसके तहत दिया गया था? वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के तहत दिया गया था। तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो काउंसिल होती थी, ठीक है, उसको ये पावर दी गई कि वो जो है वो न्यू आपके लॉज बना सकती है, न्यू लॉज बना सकती है, और जो ओल्ड लॉज है उसको एबोलिश कर सकती है, उसको खत्म कर सकती है।
तो ये तीनों जो इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी ये किसके थ्रू हुई थी? ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के तहत हुई थी। क्या क्या हुई थी? एक तो इनडायरेक्ट इलेक्शंस को ऐड किया गया था, फिर जो मेंबर्स होते थे उनको बजट पर क्वेश्चन पूछने का अधिकार दिया गया, और तीसरा क्या हुआ कि जो काउंसिल होती थी उसको न्यू लॉज बनाने और ओल्ड लॉज को जो है वो खत्म करने का अधिकार मिला। तो आई होप आपको ये चीजें जो है वो समझ आ गई होगी। तीसरा क्या आता है? तीसरा आता है आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इसके आगे दिया गया है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन तो मैंने आपको बता दिए, तो ये भी स्टेटमेंट आपकी गलत होती है। यानी कि इसमें सही स्टेटमेंट कौन सी है? सही स्टेटमेंट है आपकी वन ओनली। अब यहां पर इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 देख लेते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के तहत क्या हुआ कि जो आपका सेपरेट इलेक्टोरेट्स है, ठीक है, यानी कि अलग से निर्वाचन क्षेत्र, उसको जो है वो यहां पर ऐड किया गया। और 1909 के जो भी इंडियन काउंसिल एक्ट है उसको किस नाम से जाना जाता है? उसका मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन ही आ जाता है कि भाई मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो है वो कब आए थे? तो ये आए थे आपके 1909 में। तो आई होप ये सारे डाउट या फिर अगर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी तो आपको जो है वो अब समझ आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, What was the term of the Central Legislative Assembly under the Government of India Act of 1919? मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1919 का, उसके अंडर जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली होती थी उसका टर्म कितना होता था? 5 साल का होता था, 2 साल का होता था, 7 ईयर्स का होता था या 3 ईयर्स का होता था? तो इसको याद रखिएगा, ये जो होता था वो आपका 3 साल का होता था। अब यहां पर एक आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1919 था उसको जाना जाता था आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स और 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ठीक है, और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट इसके बारे में याद रखनी है कि इसने क्या किया था? डायरकी, डायरकी यानी कि जो ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम था उसको इंट्रोड्यूस किया था आपका प्रोविंसेस में। जो आपके प्रोविंसेस होती थी उसमें जो ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम या डायरकी की जो शुरुआत की गई थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 के द्वारा जो है वो यहां पर की गई थी। ठीक है, बाकी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और भी चीजें आपको इसके बारे में पता लगेगी, बट अभी फिलहाल के लिए ठीक है आपको क्या याद रखना है कि एक तो जो आपका ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1919 का, इसके तहत जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का टर्म होता था वो 3 ईयर का होता था। इसके अलावा ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम, जो प्रोविंसेस में ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम आया था वो भी के तहत आया था और इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। यह भी आपको यहां पर जो है वो याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाय विच एक्ट सिविल सर्वेंट्स फॉर इंडिया वर henceforth to be recruited through an examination open to all natural born subjects of her majesty? मतलब सिंपल सा यहां पर पूछा गया है कि कौन से एक्ट के तहत जो आपका यहां पर सिविल सर्वेंट्स का एग्जाम होते थे, ठीक है, उनको जो है वो एग्जामिनेशन, ओपन एग्जामिनेशन के थ्रू भर्ती करना जो है वो शुरू कर दिया गया था। कौन सा एक्ट था इनमें से? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका चार्टर एक्ट 1853। ठीक है, याद रखिएगा चार्टर एक्ट 1853। देखिए रिक्रूटमेंट की जो शुरुआत हुई वो एग्जामिनेशन के थ्रू हुई, जिसके लिए सबको जो है वो इन्वाइट किया गया। इससे पहले क्या होता था? इससे पहले नॉमिनेशन वाली प्रक्रिया चलती थी कि नॉमिनेशन के थ्रू जो है वो सिविल सर्वेंट की भर्ती होती थी, तो इसको कैंसिल करके एग्जामिनेशन वाली शुरुआत यहां पर जो है वो की गई। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, फिर क्या हुआ? सेकंड चीज आपको इसके बारे में क्या याद रखनी है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो होते थे, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, अब इसका नाम आपने पहले सुना होगा तो अच्छी बात है, नहीं सुना होगा तो आज आपको क्लैरिटी हो जाएगी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को यह पावर दी गई कि वो जो है वो कोई भी एक न्यू प्रेसिडेंसी या प्रोविंस आपका जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कब ये जो है वो पावर दी गई थी कि कोई भी वो प्रेसिडेंसी जो है वो आपकी क्रिएट कर सकते हैं? तो वो दी गई थी चार्टर एक्ट 1853 के अधीन। ठीक है, अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था वो कब बनाया गया था, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के, मतलब कि इसके एक्ट के तहत जो है वो आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बनाया गया था। ठीक है, इसके अलावा आपका जो चार्टर एक्ट 1853 था उसमें क्या किया गया कि जो आपका गवर्नर जनरल होता था, ठीक है, वो किसी भी वाइस प्रेसिडेंट को नॉमिनेट कर सकता था। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट को काउंसिल के लिए नॉमिनेट कर सकता था। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। क्या रखना है, ज्यादा कंफ्यूजन ना हो।
सबसे पहला याद रखना है कि भाई जो आपका चार्टर एक्ट 1853 था उसके तहत क्या हुआ कि जो सिविल सर्वेंटों की भर्ती शुरू हुई वो एग्जामिनेशन के थ्रू ओपन तरीके से शुरू हुई, ठीक है जी, पहले नॉमिनेशन के थ्रू होती थी। फिर जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उनमें क्या हुआ कि उसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ये पावर दी गई वो कोई भी प्रेसिडेंसी न्यू जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। और ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू हुई थी, जिसको हम आगे रीड करेंगे। और इसके साथ साथ गवर्नर जनरल जो है वो काउंसिल के लिए वाइस प्रेसिडेंट को नियुक्त कर सकता था। इसकी भी पावर किसके थ्रू मिली? ये भी चार्टर एक्ट के थ्रू मिली, ये याद रखिएगा। एक मैं यहां पर नोट आपको दे देता हूं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की जब बात हुई है, अगर आपसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पूछा जाता है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना किसके अंडर हुई थी, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किसके थ्रू की गई थी, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट के थ्रू, पीट्स इंडिया एक्ट के थ्रू। तो ये याद रखिएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल अलग है और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अलग है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट के तहत आया था और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स आया था आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। आई होप इतनी जानकारी आपके लिए सफिशिएंट होगी, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको जानकारी कम पड़ रही है तो आप कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में और भी ज़्यादा जानकारी आपके लिए ली जाएगी। बट एमसीक्यूज के थ्रू जो है वो यही इतनी ही जानकारी रहती है, क्योंकि एमसीक्यूज जब आगे आते रहते हैं और भी जानकारी उसके साथ जुड़ती रहती है। डिपेंड करता है कौन सा एमसीक्यूज कहां पूछा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट रिलैक्स द रिस्ट्रिक्शन पुट बाय द मेटकाफ एक्ट, ठीक है। मेटकाफ एक्ट के द्वारा जो रिस्ट्रिक्शन पुट की थी उसको कौन से एक्ट ने रिलैक्स किया? ये वैसे बोलने वाली बात है, इसमें ऐसा कुछ हुआ नहीं था, बट इसका जो आंसर है वो है आपका रजिस्ट्रेशन एक्ट 1867, ठीक है। याद रखिएगा, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, इसका जो आंसर है वो है आपका रजिस्ट्रेशन एक्ट 1867, ठीक है। अच्छा, ये रजिस्ट्रेशन एक्ट जो 1867 इंट्रोड्यूस किया गया था, वो पब्लिकेशन जो आपके न्यूज़पेपर होते थे, ठीक है, या फिर बुक्स होती थी, उसके पब्लिकेशंस को जो है क्या करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश इंडिया के द्वारा किया गया था। अब इसमें होता क्या था, इसमें मैं अगर आपको बात बताऊं, जो आपके न्यूज़पेपर होते थे उसके ऊपर जो भी आपका प्रिंटर है, ठीक है, और जो भी आपका पब्लिशर है, उसके अलावा कहाँ पब्लिश हुआ, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो मेंशन होनी ज़रूरी थी। तो ये तो इतना ज़रा पूछा नहीं जाएगा, बट याद रखिएगा कि जो आपका रजिस्ट्रेशन एक्ट था वो कब आया था? 1867 में। वैसे उससे बाद भी आया था, उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, अगर बात करें मेटकॉफ एक्ट के बारे में, मेटकॉफ एक्ट कब आया था? ये मेटकॉफ एक्ट आया था आपका 1835 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसको जो है वो प्रेस एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, प्रेस एक्ट 1835, दोनों ही सेम है। मेटकॉफ एक्ट बोल लीजिए या प्रेस एक्ट 1835 बोल लीजिए, ठीक है। किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? तो भाई चार्ल्स मेटकॉफ, जो उस समय गवर्नर जनरल थे, चार्ल्स मेटकॉफ, तो उन्हीं के नाम पर जो है इसको जो है वो मेटकॉफ एक्ट बोला गया था, चार्ल्स मेटकॉफ। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें ऐसा भी बोला जाता है कि इन्होंने थोड़ी सी जो है वो इंस्ट्रक्शंस को, मतलब कि जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी प्रेस के ऊपर, उसको जो है वो थोड़ा सा रिमूव किया था, बट फिर भी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत उस समय भी इस एक्ट में भी पड़ती थी। बट इतना ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, याद रखिएगा रजिस्ट्रेशन एक्ट 1867। और मेटकॉफ एक्ट कब आया था? मेटकॉफ एक्ट 1835 में आया था, जिसको प्रेस एक्ट 1835 भी बोला जाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाकर देखना, पता लग जाएगा। आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डिड इंडिया कम टू बी गवर्नड इन द नेम ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। मतलब कौन सा एक्ट था जिसके बाद इंडिया जो है, मतलब ये बोला गया कि इंडिया में जो है वो ब्रिटिश क्राउन का राज जो है वो शुरू हो चुका है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। क्यों बोला गया? क्योंकि इससे पहले राज चलता था ईस्ट इंडिया कंपनी का, मतलब चलता तो ब्रिटिशर्स ही थी, बट वो क्या करती थी, वो अपने अधिकार दे देती थी ईस्ट इंडिया कंपनी को कि भाई तुम चलाओ, हमारे कुछ परसेंटेज दे देना। बट 1858 के बाद जब क्रांति हुई थी, ठीक है, उसके बाद ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया, पूरा जो राज सत्ता थी वो अपने हाथ में ले ली। तो यहां पर वही पूछा गया, तो इसका आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, क्या है आपका 1858, ठीक है। 1858 के तहत क्या हुआ था कि एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, अगर क्वेश्चन आ जाए आगे भी आएगा कि जो एंड हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी का वो किसके थ्रू हुआ था, तो वो हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसके और भी इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि न्यू एक पोस्ट क्रिएट की गई, ठीक है। कौन सी पोस्ट थी वो थी आपकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। ये पोस्ट क्रिएट की गई आपकी इंडिया के लिए, ठीक है। और जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, यानी कि उन्होंने पूरा कंट्रोल जो है वो अपने हाथ में ले लिया था। तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, ये पोस्ट जो है वो कौन से एक्ट के थ्रू क्रिएट की गई थी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत क्रिएट की गई थी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रू विच ब्रिटिश एक्ट द वायसराय
ब्रिटिश एक्ट द वायसराय हैज बीन एम्पावर्ड टू इशू ऑर्डिनेंस। ठीक है, कौन से ब्रिटिश एक्ट के तहत वायसराय को एम्पावर किया गया था ऑर्डिनेंस, अध्यादेश जारी करने के लिए? ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लीजिएगा। कौन सा एक्ट था वो? तो वो था आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसके तहत जो है वो वायसराय को पावर दी गई थी कि वो जो है वो ऑर्डिनेंस आपका जारी कर सकता है। ठीक है, अध्यादेश जारी, याद रखिएगा। और इस उस समय वायसराय कौन थे? उस समय वायसराय थे आपके लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो ये आपको जो है वो याद रखना है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। चलिए, व्हाट वाज द एक्ट 3 1872? ठीक है, एक्ट 3 जो 1872 के थे वो क्या थे? सोशल रिफॉर्म एक्ट था, ज्यूरी एक्ट था, रेवेन्यू एक्ट था, या एग्जीक्यूटिव एक्ट था? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सोशल रिफॉर्म एक्ट। जो एक्ट 3 बोला जाता है जिसको 1872 का, वो एक तरीके से आपका सोशल रिफॉर्म एक्ट था। और इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, स्पेशल मैरिज एक्ट। स्पेशल मैरिज एक्ट के नाम से इसको जाना जाता है। तो भाई स्पेशल मैरिज एक्ट 1872 भी इसको बोला जाता है, इसको एक्ट 3 1872 भी बोला जाता है, या सोशल रिफॉर्म एक्ट 1872 भी इसको बोला जाता है। तो ये आपको सारी तरफ से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट स्टेटेड दैट अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट वाज अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया? अब देखो यार, पता क्या है, क्वेश्चन आपको पता होगा, बट यहां पर क्वेश्चन कितने तरीके से पूछे जा सकते हैं वो सारी चीजें भी आपको देखने को मिलेगी। अभी मैंने ऊपर बताया आपको कि भाई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो है वो स्टैब्लिश किया गया था। अब वही क्वेश्चन यहां पर पूछ लिया गया है कि कौन सा एक्ट था ब्रिटिश पार्लियामेंट का जिसमें ब्रिटिश कैबिनेट का एक मेंबर, याद रखिएगा कहां का मेंबर होता था, ब्रिटिश कैबिनेट का एक मेंबर होता था जिसको अपॉइंट किया गया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो आंसर क्या होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता था कि कहां का मेंबर था, तो याद रखिएगा ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर था, मतलब वहां के कैबिनेट के मेंबर को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो है वो बनाया गया। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, कौन बने थे? अगर नाम पूछ लिया जाए, नेम आप ये तो पढ़ लोगे, पर नेम क्या था? तो लॉर्ड स्टैनली। लॉर्ड स्टैनली जो है वो फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉर इंडिया थे। तो ये याद रखिएगा, लॉर्ड स्टैनली। और बाकी आपको ये एक्ट तो याद ही रखना है। अच्छा, नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच एक्ट एबोलिश द कंपनी रूल इन इंडिया? कौन से एक्ट ने कंपनी रूल को एबोलिश किया गया था? तो आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। मतलब आंसर एक ही है, क्वेश्चन पूछने के तरीके जो है वो बहुत डिफरेंट है। ठीक है, अब एक चीज और मैं इंफॉर्मेशन यहां पर ऐड कर देता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत क्या हुआ था। एक तो आपको पता लग गया सेक्रेटरी का पोस्ट मिली थी, ठीक है। दूसरा आपको पता लग गया कंपनी का रूल जो है वो खत्म कर दिया गया था, ठीक है। वायसराय इंडिया की पोस्ट, इंडिया वायसराय की पोस्ट जो है वो यहां पर इंट्रोड्यूस की गई थी, ठीक है, वायसराय ऑफ इंडिया। और कौन थे फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया? वो थे आपके लॉर्ड कैनिंग, याद रखिएगा, ठीक है। इंडिया वायसराय ऑफ इंडिया की पोस्ट इंट्रोड्यूस की गई और उसके बाद जो पहले बने थे वो कौन बने थे? वो बने थे आपके लॉर्ड कैनिंग। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लो फिर, क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसी से रिलेटेड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एबोलिश द ड्यूल गवर्नमेंट ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट? ड्यूल गवर्नमेंट जो पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा लगाई गई थी, ठीक है, उसको किसने खत्म किया? तो उसको खत्म करने भी वाला जो था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 था। बहुत सारी चीजें इसने जो है वो खत्म करी, ठीक है। जो ड्यूल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस की गई थी पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, उसको करा। इसके अलावा जो आपने सुनी होगी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति, ठीक है, उसको भी यहां पर एबोलिश किया, खत्म किया, ठीक है। अच्छा, 1858 का जो एक्ट था उसको एक और नाम से जाना जाता था, एक्ट ऑफ द गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया, एक्ट ऑफ द गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजों को जो है वो खत्म किया गया था। तो ये सारी चीजें आपको जो है वो याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्रिटिश इंडिया एक्ट लेट डाउन अ प्रोविजन दैट देयर कुड बी अ ओपन कंपटीशन फॉर आईसीएस? ठीक है, ये भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, कौन सा था? तो चार्टर एक्ट 1853। इसके तहत जो है वो आईसीएस सिविल सर्वेंट्स के लिए जो है वो ओपन कंपटीशन का जो है वो शुरुआत की गई थी। तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मैं बहुत सारी चीजें कवर कर चुका हूं। क्वेश्चन पूछने के तरीके अलग अलग हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट फॉर्मली इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन फर्स्ट टाइम इन इंडिया किसने, किस एक्ट ने इंट्रोड्यूस किया था? ठीक है, तो उसको बोला जाता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। किस नाम से जाने जाता है? दोबारा से बता देता हूं भाई, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से जो है वो इसको जाना जाता है, ठीक है।
और इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया था, इसके साथ साथ 1909 में जो आपका सेपरेट, अभी बताया था ऊपर, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट को जो है वो ऐड किया था, किसके लिए, मुस्लिम के लिए। अलग से क्वेश्चन आता है, मुस्लिम्स के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था किस एक्ट के तहत की गई थी, तो 1909 के तहत या फिर मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के तहत जो है वो की गई थी। ये आपको यहां पर याद रखना है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वर द मॉन्टफोर्ड, ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, वैसे इसको पूरा लिखते हैं, मॉन्टफोर्ड भी इसको लिखते हैं, रिफॉर्म्स रिपोर्टेड प्रेजेंटेड बाय द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया। मतलब इनको जो आपके मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड थे, उन्होंने कब जो है वो अपनी रिपोर्ट यहां पर प्रेजेंट करी थी, तो 1918 में जो है वो उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी। और एक्ट कब आया था, 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से जो है वो एक्ट आया था, ठीक है। और ये किस चीज से रिलेटेड थे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से रिलेटेड थे, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से रिलेटेड थे, ये आपको यहां पर याद रखना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट है आपका, बाय विच ब्रिटिश वर इंडियन रिप्रेजेंटेटिव फॉर द फर्स्ट टाइम एलोकेटेड सीट्स फॉर इलेक्शन इन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, कि पहली बार जो है वो कब इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स को एलोकेट की गई थी सीट्स, ठीक है, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो इसका जो सही आंसर है वो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इसके बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस को जो है वो यहां पर ऐड किया गया था। उसके अलावा मेंबर्स को राइट दिया गया था क्वेश्चन पूछने के लिए बजट पर, काउंसिल को इंपावर किया गया था, न्यू लॉज को बना सकती है और पुराने लॉज को जो है वो खत्म कर सकती है, ठीक है जी। तो फिर एडिशनल मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल में, मतलब इसका मेन मतलब क्या था कि जो आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें जो है वो एडिशनल मेंबर ऐड किए जाएंगे, किसके थ्रू, इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू, ठीक है। तो इसलिए इनडायरेक्ट वाला भी पूछा जा सकता है, ठीक है जी। और इंडियन जो आपका इंडियन रिप्रेजेंटेटिव थे उनको किस तरीके से ऐड किया गया था वो भी यहां पर पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रू विच एक्ट गवर्नर ऑफ बंगाल वाज डेजिग्नेटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, कि गवर्नर ऑफ बंगाल को कब जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो बनाया गया, किस एक्ट के थ्रू, तो इसका जो सही आंसर है वो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। देखिए जो पहले प्रेसिडेंसी होती थी उसमें क्या होता था कि आपकी बंगाल है, ठीक है, मद्रास है, मुंबई है, तो अलग अलग प्रेसिडेंसी में अलग अलग गवर्नर होते थे। अब इनकी अपनी पावर होती थी सबकी। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 आया, ठीक है, उसने सबसे पहले क्या किया कि गवर्नर ऑफ बंगाल को चेंज करके क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। और बाकी जो प्रेसिडेंसी थी उसके जो भी गवर्नर थे वो इसके अंडर आ गए, मतलब जो अब शक्तिशाली ज्यादा था वो गवर्नर ऑफ बंगाल था। ये चीज आपको याद रखनी है। और पहले गवर्नर फर्स्ट कौन बने थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वो थे आपके वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। एक चीज और याद रखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पहला स्टेप था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कामों को रेगुलेट करने के लिए। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, अपनी मर्जी से सब कुछ करती थी। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको लगा कि हमें इनके कामों को रेगुलेट करना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने सबसे पहला एक्ट जो इंट्रोड्यूस किया था वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 किया था, जिसके तहत गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। वो बनने वाले कौन थे, पहले वॉरेन हेस्टिंग्स थे। सेकेंड चीज क्या की गई, 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, कहां पर, कलकत्ता में। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में किसके तहत की गई, 1774 में, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू की गई। इसके अलावा क्या किया गया कि जो भी आपके ब्राइब थी, ठीक है, रिश्वत लेने पे, गिफ्ट लेने पे ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को लोकल्स के द्वारा, ये सारी चीजें भी जो है वो बैन कर दी गई, ठीक है। फिर क्या है, एक मैंने आपको बताया था ऊपर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की जो इंट्रोडक्शन की गई थी वो किसके थ्रू की गई थी, वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत की गई थी। एक बोला जाता है कि जो आपकी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई थी, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की जो शुरुआत हुई थी, ठीक है, मतलब इसकी जो स्थापना की गई थी वो भी किसके तहत की गई थी, वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत की गई थी। तो बहुत सारे पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है, इससे बाहर कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आता है, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया जाता है, वॉरेन हेस्टिंग्स पहले बनते हैं। 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है कलकत्ता में, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की जाती है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत इस एक्ट को माना जाता है इंडिया में, और ब्राइब और गिफ्ट लेने पर बैन किया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉयज को कि आप भाई किसी भी भारतीय से या लोकल से जो है वो गिफ्ट या फिर ब्राइब जो है वो यहां पर नहीं लेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन
नेक्स्ट है द पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया बिगेन विद विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। ठीक है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम बिगेन हुआ था इंडिया में वो कौन से एक्ट के द्वारा हुआ था? तो याद रखिएगा चार्टर एक्ट 1853। तो ये सारे जो पहले पॉइंट बताए हैं उसके अलावा ये वाला एक पॉइंट ऐड कर लीजिएगा 1853 के चार्टर एक्ट में, क्योंकि इससे पहले भी 1853 के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को न्यू प्रेसिडेंसी क्रिएट करने के लिए बोला गया था। ठीक है, रिक्रूटमेंट थ्रू एग्जामिनेशन जो होती थी आईसीएस की, फिर गवर्नर जनरल नॉमिनेट कर सकता था काउंसिल में वाइस प्रेसिडेंट को, और उसके साथ साथ पार्लियामेंट्री सिस्टम्स को जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। एक तरीके से आप पार्लियामेंट्री सिस्टम बोल लीजिए या फिर मॉडर्न पार्लियामेंट्री सिस्टम बोल लीजिए, जो भी आपको यहां पर मेंशन किया जाता है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट है आपका वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ऑल्सो नेम्ड एज द गैगिंग एक्ट। याद रखिएगा किस नाम से जाना था, गैगिंग एक्ट। वाज इनेक्टेड टू रिस्ट्रिक्ट प्रेस फ्रीडम एंड डिस्करेज क्रिटिसिज्म ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी इन विच ईयर। बोले सिंपल सा है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है वो कब आया था? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था आपका 1878 में। किस नाम से जाना जाता था इसको? द गैगिंग एक्ट के नाम से जाना जाता था। लॉर्ड लिंटन के द्वारा जो है वो इसको प्रपोज किया गया था। ठीक है, तो ये भी आपको जो है वो यहां पर याद रखना है। ठीक है, लॉर्ड लिंटन के द्वारा। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब आया था? 1878 में। डायरेक्ट ही क्वेश्चन कई बार आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये दोनों क्वेश्चन मैं साथ में आपको बताऊंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द मोनोपोली ऑफ चाइना ट्रेड लॉस्ट बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, और विच एक्ट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब यार अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखोगे दोनों, अगर ध्यान से नहीं देखोगे, ठीक है, अगर मैं सही मायने में बोलूं तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे और आप गलत आंसर इसका जो है वो लगाकर आ जाओगे, यानी कि जो आपने पढ़ा होगा। दोनों क्वेश्चन है सेम बट दोनों के आंसर जो है वो डिफरेंट है। यहां पर पहले वाले में क्या पूछा गया है कि व्हेन वाज द मोनोपोली ऑफ चाइना ट्रेड, कि चाइना जो ट्रेड, चाइना के साथ जो ट्रेड था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसकी मोनोपोली कब खत्म हुई। और यहां पर सिंपल पूछा गया है ट्रेड मोनोपोली जो है वो कब खत्म हुई थी। ठीक है, ये यहां पर पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका पहले वाले का 1833। ठीक है, पहले मैं आपको निचले वाला बता देता हूं कि जो आपका ट्रेड मोनोपोली खत्म की गई थी वो की गई थी चार्टर एक्ट 1813 के थ्रू। ठीक है, चार्टर एक्ट 1813 के थ्रू क्या किया गया? ट्रेड मोनोपोली को ईस्ट इंडिया कंपनी की खत्म किया गया। बट यहां पर एक एक्सेप्शनल केस क्या था कि उनको बोला गया कि आप चाइना के साथ व्यापार कर सकते हो। ठीक है, आप टी का जो व्यापार था वो भी कर सकते हो। तीसरा, आप जो है वो ओपियम का व्यापार भी जो है वो कर सकते हो। तो इन तीनों का व्यापार आप कर सकते हो, बट बाकी जो आपका ट्रेड मोनोपोली है उसको खत्म किया जाएगा। तो ये किसके साथ किया गया था? ये 1813 के चार्टर एक्ट के थ्रू जो है वो किया गया था। मतलब 1813 में उनकी ट्रेड मोनोपोली खत्म की गई, बट उनको बोला गया कि चाय के साथ भी आप व्यापार कर लो, चाय वाला व्यापार भी रख लो, चाइना वाला भी रख लो, ओपियम वाला भी रख लो। बट जब 1833 का एक्ट आता है चार्टर वाला, तो उसमें चाइना ट्रेड को भी यहां पर खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, कि जो चाइना के साथ ट्रेड चल रहा था उसको भी यहां पर खत्म किया गया। तो ये आपको यहां पर याद रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको क्वेश्चन देखना है कि क्या पूछा गया। 1833 के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने जैसा आपको रेगुलेटिंग एक्ट में बताया कि गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। अब यहां पर क्या गया 1833 के थ्रू कि जो गवर्नर जनरल जो बंगाल का था उसको जो है वो गवर्नर जनरल बना दिया गया इंडिया का। ठीक है, तो 1773 के तहत क्या किया गया कि गवर्नर को आपका गवर्नर जनरल बनाया गया बंगाल का। अब उन्होंने सोचा कि बंगाल का गवर्नर जनरल है, इसको पूरे इंडिया का बना देते हैं, तो ये किया गया 1833 के एक्ट के तहत। ठीक है, और कौन बने? वो बने आपके पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, दोबारा से समझाऊं, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बनाया गया, बट कहां का? बंगाल का। अब उन्होंने सोचा बंगाल का गवर्नर जनरल तो ही है, इसको इंडिया का बना देते हैं, तो वो 1833 के एक्ट के तहत बनाया गया। ऊपर कौन बने थे गवर्नर जनरल बंगाल के? वॉरेन हेस्टिंग्स, और यहां पर बने विलियम बेंटिक। आई होप आपको समझ आ गया। कमेंट कर दीजिएगा अगर समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, और अच्छे से जो है वो नेक्स्ट वीडियोस में कोशिश करेंगे। बाकी ट्रेड मोनोपोली खत्म कब हुई थी? ट्रेड मोनोपोली खत्म हुई थी चार्टर एक्ट 1813 के तहत। ठीक है, इसके अलावा ट्रेड मोनोपोली खत्म करने के बाद, बट चाइना टी और ओपियम का व्यापार देने के बाद, इसमें क्या किया गया? इन्होंने जो है वो इंडिया को ओपन किया आपका क्रिश्चियन मिशनरीज के लिए, कि भाई जो क्रिश्चियन है वो अपने धर्म का प्रचार जो है वो इंडिया में कर सकते हैं। इसके अलावा एजुकेशन के ऊपर जो है वो थोड़ा सा फोकस करना शुरू किया गया। इन्होंने बजट रखा 1 लाख का, कि भाई 1 लाख रुपए हम जो है वो एजुकेशन के लिए फंड दिया करेंगे। तो ये सारा किसमें हुआ था? ये 1813 के चार्टर एक्ट में हुआ था।
तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट्स थे जो कि आपका, अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत कर रहे हो, इंडियन पॉलिटी की शुरुआत कर रहे हो, तो आपको ये पता होना जरूरी है। ठीक है, तो ये क्लास 1 ही थी। आगे जो मेजर क्लासेस शुरू होंगी वो होंगी आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।